नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज मित्रों एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी कह लीजिए या बहुत ही ज़रूरी विषय है, जिसमें कि आप सभी लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि जब आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो मूल नक्षत्रों में तो नहीं पैदा है। और इसके लिए आप लोगों को बहुत सोचते भी आप रहते हैं कि इसका क्या फल होगा, क्योंकि जनरली आपको जो पत्रिका वगैरह बनाते हैं पंडित जी, वो आपको बता देते हैं कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है, इसकी शांति करा लीजिए। लेकिन आपके मन में ये विचार चलता रहता है कि ऐसी क्या बात है कि इसमें मतलब क्या कुछ अनहोनी है जिसकी शांति करानी है, क्यों करानी है, और ये बच्चा क्या हमारे लिए अच्छा फल लेकर आया है या नहीं, इसका जीवन कैसा होगा। तो इस तरह की चीज़ें और चिंताएं आपके मन में चलती रहती हैं। आज मैं आपकी इन्हीं चिंताओं का थोड़ा सा निवारण या ये कहिए कि कुछ क्लैरिफिकेशंस दूंगी। मूल नक्षत्रों में जो बच्चे पैदा होते हैं, ये बात सच है कि उसका एक इंडिकेशन है कि ये जो जीवन है जो आपको मिला है, ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा स्ट्रगल है। क्योंकि ये जब भी मतलब मूल नक्षत्र वही होते हैं जब कभी भी जल तत्व राशि से और अग्नि तत्व की तरफ चंद्रमा जा रहा होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 नक्षत्र ऐसे हैं, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं कि जब चंद्रमा जल तत्व राशि से निकलकर और अग्नि तत्व में प्रवेश करता है, तब जो है ये आपका मूल नक्षत्र बनते हैं। कौन कौन से होते हैं मूल नक्षत्र? अगर आपका बच्चा मेष राशि में है, मेष राशि में पैदा है और उसका चंद्रमा 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक है, तो इसका मतलब है कि वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में पैदा है। और केतु के जितने भी नक्षत्र हैं, तीनों नक्षत्र, तो मोटे मोटे आप ये समझ लीजिए कि केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं। केतु के कौन कौन से 3 नक्षत्र होते हैं? अश्विनी, मघा और मूल। अगर आपके बच्चे का जन्म मेष राशि में है और पहले 13 डिग्री 20 मिनट तक, यानी 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक उसके चंद्रमा की डिग्रीज हैं, तो आपका बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, मूलों में पैदा हुआ है, जो सामान्यतः आप लोग सुनते रहते हैं। यानी कि अगर मेष, सिंह और धनु राशि है और उसमें चंद्रमा 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो ये तीनों केतु के नक्षत्र होते हैं। मेष में अश्विनी, सिंह में मघा और धनु में मूल। दूसरे बृहस्पति के नक्षत्र, बुध के नक्षत्र, ये तीनों हमारी अग्नि तत्व राशियां होती हैं। तो इनका प्रारंभिक काल, मैंने कहा ना, जब चंद्रमा एक यात्रा पूरी करके दूसरी में घुसता है, तो ये है। तो अब जल तत्व की बात करेंगे। अगर आपका बच्चा कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में पैदा है और लास्ट की मतलब जो 13 डिग्रीज होती हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा, यानी कि 16 डिग्री 20 मिनट से लेकर और 30 डिग्री तक, 16 डिग्री 40 मिनट आई थिंक होगा, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 30 डिग्री तक अगर आपका चंद्रमा है, तो फिर आप मूल नक्षत्र में पैदा हैं। फिर से सुन लीजिए, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो, चंद्रमा की डिग्रीज 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 30 डिग्री तक के बीच में चंद्रमा हो, तो फिर आपका बच्चा बुध के नक्षत्र में पैदा है
और वो मूल नक्षत्र कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, यानी कि कुल मिलाकर 6 नक्षत्र हो गए। अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 6 नक्षत्र अगर आपके बच्चों के हैं तो फिर ये मूल में पैदा हैं। मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि ये चंद्रमा का जल तत्व से फायर की तरफ एक ट्रांजिशनल मोड है, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इन बच्चों की जो आत्मा है या जो भी है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उनका कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्ट्रगल्ड लाइफ होती है, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर बार, क्योंकि इसमें भी एक और कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि अगर गंडांत में पैदा है, मतलब बिल्कुल लास्ट की, या तो शुरू की 3 डिग्री 20 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, या फिर आपका बिल्कुल 26-40 से जो लेकर और 30 तक जो भी है, ये बिल्कुल लास्ट की जो डिग्रीज हैं फिर वो गंडांत में होती हैं। वो काफ़ी मतलब बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, टर्मोइल्स दे सकती हैं। वो अलग कभी मैं गंडांत पर जब बात करूंगी तब आपसे बात करूंगी। उनको गंड मूल भी कहा जाता है, यानी कि वो सबसे कठिन स्थिति है कि अगर आपकी मेष में, सिंह में और धनु में बच्चा पैदा हुआ है, चंद्रमा की डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मिनट है, तो थोड़ी सी ज़्यादा कठिनाई है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ, इमोशनल टर्मोइल्स होंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर आपका बच्चा जो है वो आपका कर्क में, वृश्चिक में और मीन राशि में है, और फिर चंद्रमा जो है बिल्कुल लास्ट डिग्रीज पर गोचर कर रहा है, यानी 26-40 के बाद, 26-40 के बाद 30 तक, यानी 3-20 ये हो गए लास्ट के, तो फिर बच्चा गंड मूल में है और उनकी शांति कराया जाना बहुत अति आवश्यक होता है। वैसे मैं कहूँगी कि किसी का भी बच्चा अगर मूल नक्षत्र में है तो थोड़ी शांति जो है वो करा लेनी चाहिए। मूल की शांति का जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत विधि विधान से किया जाता है, तो आप किसी कर्मकांडी पंडित से उसकी बात करें और ये शांति अवश्य कराएं, इसकी सलाह मैं भी देती हूँ। अब क्या होता है कि अगर अश्विनी नक्षत्र में बच्चा पैदा है तो जनरली, जैसा कि मैंने कहा कि ये केतु के नक्षत्र में पैदा बच्चा है, इसका जीवन संघर्षमय रहेगा। थोड़ा संघर्ष अपने आप आ ही जाता है, लेकिन अगर केतु के नक्षत्रों में पैदा बच्चे बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं। मतलब अगर वो थोड़ा सा अपने सेल्फ को उठा लेते हैं, दूसरों की मदद करने लगते हैं, सेवा कार्य करने लगते हैं, तो उनका जीवन धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाता है। पर अगर अश्विनी में यानी मेष राशि में बच्चा है, केतु के नक्षत्र अश्विनी में जन्म है, तो फिर क्या होगा? संघर्ष रहेगा जीवन में। अगर पहले चरण में है, ये तो अब आप कंप्यूटर से भी देख सकते हैं कि चंद्रमा किस चरण में है, ये देख लीजिए। तो अगर अश्विनी में है और पहले चरण में है तो वो पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। अगर दूसरे चरण में है तो वो अधिक व्यय करता है, फिजूल खर्ची करके धन का नाश कर सकता है। तीसरे चरण में है तो वो थोड़ा सा वॉन्डरर होगा, मतलब घूमता फिरता रहेगा, कई बार बिना प्रयोजन के भी लक्ष्य से थोड़ा भटक सकता है वो, तो ध्यान रखने की जरूरत होगी ऐसे बच्चे की। और अगर चतुर्थ चरण में है, मतलब चतुर्थ पद में है, तो फिर वो अपने शरीर के लिए ही थोड़ा सा वो होगा, शरीर से कमज़ोर होगा, जनरल इम्यूनिटी जो है उस बच्चे की थोड़ी सी लो हो सकती है, खास करके जब तक वो 10-12 साल का होगा। उसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे बली होने लगता है तो फिर इसका असर कम होने लगता है। अब दूसरा नक्षत्र है आश्लेषा। आश्लेषा में अगर बच्चा पैदा है तो ये कर्क राशि है और इसमें बुध का नक्षत्र है। ये इसमें अगर है तो बच्चा जनरली चंचल होगा, बुद्धि से बहुत स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं ऐसे बच्चे, है ना, तर्क वितर्क करना जानते हैं। और इनके लिए इनका जो नेचर है वो बहुत हाईली चेंजेबल होता है, मतलब ये जल्दी से परिवर्तन कर लेते हैं खुद को, या परिवर्तन स्वीकार भी कर लेते हैं। ये और बात है कि उसके लिए इनको पहले अंदर बहुत
एक चर्निंग करनी पड़ती है इमोशनल, लेकिन उसके बाद ये परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। अगर आश्लेषा में बच्चा है, मूल नक्षत्र में है और आपके प्रथम चरण में जन्म है तो कोई विशेष दोष नहीं माना जाता। आश्लेषा नक्षत्र में प्रथम चरण में प्रथम पद में अगर चंद्रमा है तो कोई दोष ज़्यादा नहीं माना जाता है। इसी तरह से अगर दूसरे में है तो ये बच्चा पैतृक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि जो घर की संपत्ति संपदा मिले उसको अच्छे से ना सहेज पाए, ना बढ़ा पाए, ऐसा हो सकता है। तीसरे चरण में है तो माता पिता के लिए कष्टकारी हो सकता है, और अगर चौथे चरण में है तो पिता के लिए ये बच्चा अच्छा नहीं होता या कष्टकारी होता है। तो ऐसे में तभी कहा जाता है कि मूल की शांति करा लीजिए, तो ये जो अनिष्ट बताए जाते हैं या कष्ट बताए जाते हैं ये कम हो जाते हैं। अब तीसरा जो नक्षत्र है वो फिर से सिंह राशि का आ जाता है, केतु का नक्षत्र मघा। मघा जो नक्षत्र है ये सूर्य की राशि है और केतु का नक्षत्र है। इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोलने में बहुत स्पष्टवादी आप कह सकते हैं कि उनको होते हैं, जल्दी क्रोधित होते, गुस्सा उनकी नाक पर रहता है, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मतलब बहुत मेहनती होते हैं, धनवान भी होते हैं। मघा नक्षत्र के लोग हमेशा खराब नहीं है, लेकिन अगर प्रथम चरण में उत्पन्न है, यानी कि चंद्रमा की डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मिनट है, चरण 3-3 डिग्री 20 मिनट पर काउंट होता है, तो अगर पहले चरण में है तो माता के पक्ष को यानी ननिहाल वगैरह को कष्ट हो सकता है। बच्चा पैदा हो तो ननिहाल में कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, ऐसा सुनने में आता है। अगर दूसरे चरण में है तो पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। तब कहा यह जाता है, जहाँ पर भी मैं ये कह रही हूँ कि पिता के लिए कष्टकारी है, तो बच्चे के जन्म के 27 दिन तक, या माता के लिए है तो बच्चे को माँ नहीं छोड़ सकती है, पर पिता के लिए अगर है तो 27 दिन तक बच्चे का, कहते हैं अगर पिता ना देखे, उसके पास ना जाए तो थोड़ा ठीक रहता है। शांति के बाद ऐसा कर सकते हैं। आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, दोनों पति पत्नी बच्चे को पालते हैं, तो ये कहना थोड़ा सा असंगत होगा। पिता को तो बच्चे को देखना ही होगा, बट अगर नहीं देखें, शास्त्र यही कहते हैं, तो अच्छा रहता है। तो पहले चरण में मातृपक्ष को, दूसरे चरण में पिता को, तीसरे चरण में हो तो शुभ फलदायी होता है। मघा नक्षत्र हो, तीसरा चरण हो तो अच्छा है, और अगर चतुर्थ चरण में जन्म हो तो फिर धन के लिए, विद्या के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। बट इन जनरल मघा में पैदा हुए लोग धनवान होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अब फिर से तीसरा आ जाएगा ज्येष्ठा, यानी एक केतु का, फिर एक बुध का, फिर एक केतु का, फिर एक बुध का। तो अब ज्येष्ठा मंगल की राशि है वृश्चिक, और इसमें बुध का नक्षत्र है ज्येष्ठा। उसमें अगर बच्चा पैदा है तो क्या होगा, हृदय से वो बच्चा सरल होगा, साफ मन का होगा, बुद्धि बहुत अच्छी होगी, तीक्ष्ण, बहुत अच्छी ग्रेस्पिंग पावर होगी इस बच्चे की, धर्मपरायण, मतलब गलत काम नहीं करेगा जल्दी। लेकिन इनको जब कोई भी चीज़, मतलब आगे बढ़ने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो मूल नक्षत्रों में पैदा व्यक्तियों को करनी ही पड़ती है। सो ज्येष्ठा के लिए ये बात है। अब अगर ज्येष्ठा के प्रथम चरण में बच्चा पैदा है तो ये आपके लिए अपने बड़े घर में जो बड़े भाई होते हैं या घर के जो बड़े होते हैं, ताऊ हों, दादा हों, इस तरह के, इनको कष्ट दे सकता है बच्चा। दूसरे चरण में पैदा होगा तो छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा अनिष्टकारी हो सकता है। चौथे, अब मतलब छोटे भाई बहन, मतलब बाद में छोटे भाई बहन हो ही ना, अगर हो तो उनके होने में दिक्कत हो या उनको कोई इशू हो, इस तरह से, है ना। तो छोटे भाई बहनों के लिए। और तीसरे चरण में अगर बच्चा पैदा है तो फिर पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। चतुर्थ चरण में अगर हो तो जातक स्वयं अपने लिए और पिता दोनों के लिए कष्टकारी होता है, यानी कि जीवन कठिन हो जाता है। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र की बात हुई। अब फिर से एक बार आ जाएगा मूल नक्षत्र, फिर केतु का आ गया।
अब ये धनु राशि होगी और इसमें केतु का, तो ये बृहस्पति की राशि, केतु का नक्षत्र। इसमें क्या है कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है बहुत ही उदार हृदय का होता है, बड़े दिल का मालिक होता है, अपनी जड़ों से, अपनी मतलब अपने परिवार से, अपने वंश से बड़ा जुड़ा हुआ रहता है, मिलनसार होता है, परोपकारी भी होता है, धन से, वाहन से युक्त होता है, मतलब उसके पास कंफर्ट्स रहते हैं अगर मूल नक्षत्र में पैदा है। लेकिन बस इनके लिए एक बात मैं कहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि मूल नक्षत्र वाले लोग थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मतलब या इधर आर या पार, उनकी भी गुस्सा तेज होती है और कई बार वो अपनी गुस्सा से अपना नुकसान करते हैं, अदरवाइज हृदय वगैरह उनका अच्छा होता है। अब अगर मूल के प्रथम चरण में है तो पिता की हानि, दूसरे चरण में है तो माता के लिए कष्ट, तीसरे चरण में है तो धन के लिए परेशानी और चौथे चरण में है तो शुभ होता है। तो ये चरण का बहुत इंपॉर्टेंस है। चंद्रमा की डिग्रीज देखिए, आजकल कंप्यूटर में आ जाता है कि कौन से पद में है, कौन से चरण में है, तो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। मूल नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, ये जो दो नक्षत्र हैं, इनके लिए मैं खास करके कहूँगी कि शांति बहुत आवश्यक होती है। ज्येष्ठा में पैदा बच्चे और मूल यानी कि मूल नक्षत्र में ही पैदा बच्चे, वैसे तो इन सारे नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहते हैं ना, मूलों में पैदा हुआ है बच्चा, लेकिन ये खास करके जो धनु राशि में और केतु का नक्षत्र है और मंगल के राशि में बुध का नक्षत्र है, इसमें शांति मैं कहूँगी कि बहुत विधि पूर्वक करानी चाहिए तो अनिष्ट नहीं होता। अब बात होगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट नक्षत्र, दैट इज रेवती। रेवती नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र है, काउंट ये भी मूलों में होता है क्योंकि बृहस्पति की राशि है और बुध का नक्षत्र है, जल तत्व है। इसमें क्या है कि ये मतलब जनरली ऐसे लोग काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं। बृहस्पति की राशि है, बुध का नक्षत्र है, दे आर गुड लुकिंग, बहुत समय तक युवा दिखते हैं, मतलब बहुत यंग दिखते हैं, प्रेजेंस बहुत चार्मिंग होती है ना, तो अच्छी सी पर्सनालिटी है, तेज दिमाग है, तर्क करने में भी माहिर हो सकते हैं और ये लोग भी धनवान होते हैं। तो अब अगर आपके बच्चे ने मीन राशि में पैदा हुआ है और बुध के नक्षत्र में है यानी रेवती नक्षत्र में है, तो वो मूलों में तो पैदा है, लेकिन ये ज़्यादा कष्टकारी मूल नहीं होते हैं। इनमें भी आप देख लीजिए कि अगर पहले चरण में है तो राजा के समान वैभवशाली, मैंने कहा ना रेवती नक्षत्र अच्छा है, यानी कि पहले चरण में है तो उसके पास सारे कंफर्ट्स जो है वो अपने आप आ जाएंगे, अपने आप से मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ती है। दूसरे में है तो मंत्री के समान, यानी कि एक डिग्री नीचे, बट फिर भी काफ़ी कंफर्ट होंगे। तीसरे में जन्म है अगर तो फिर धनवान, देखिए पहले राजा जैसा, दूसरा मंत्री जैसा, तीसरे चरण में जनरली धनवान, और अगर चतुर्थ में जन्म हो तब फिर माता पिता के लिए कष्टकारी होता है। अब माता पिता के लिए जब मैं कष्टकारी हो रही हूँ तो ये मतलब नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप को कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे के जन्म के बाद जीवन में कठिनाइयाँ आ जाएं, पिता की नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, माँ के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, या वो बच्चा जब तक छोटा है खास करके तब तक ज़्यादा कष्ट रहते हैं, धीरे धीरे चंद्रमा तो कहते हैं ना कि बढ़ता रहता है, तो फिर उतना नहीं मैं कहूँगी धीरे धीरे असर भी कम होता है। लेकिन केवल ये सुनकर के पिता के लिए कष्टकारी है तो बस बच्चा पैदा हुआ और आपने रोना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। कष्ट किसी भी तरह का हो सकता है, सेहत का, पैसे का, जनरली वो बच्चा अच्छा पढ़ने में ना हो तो भी माता पिता के लिए कष्टकारी है। सो इस तरह से ये जो चीज़ है, ये आज आपसे मैंने बात की कि मूल नक्षत्रों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका क्या असर होता है, उनका जीवन किस तरह का होता है और वो अपने से जुड़े लोगों पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं। मूल नक्षत्रों में अगर आपका बच्चा अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती में पैदा है तो एक बार मूल शांति करा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
मेरे वीडियोस को अगर लाइक करते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपका अपना चैनल है। थैंक यू सो मच।